धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आजकल बात करनी पड़ रही है पहलगाम को लेकर, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। हालांकि युद्ध होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब अमेरिका बहादुर की एंट्री हो चुकी है बीच में। चाइना तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है हमारी राजस्थान की सीमा पर, और वो घटनाक्रम दिखाता है कि हमारी सेना पड़ी, जो हमारी सरकार पड़ी कुछ ना कर रही हो, लेकिन हमारे सैनिक अपने फौजी को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। उस पर भी करेंगे बातचीत और हर पहलू से कराएंगे रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियोपॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पर मैं माफी भी चाहता हूं साथ में सर, आप शादी समारोह में गए हुए हैं शामिल होने के लिए अपने भांजे की, और मैं आपको रोजाना परेशान भी कर देता हूं। हालांकि लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आपके साथ रोजाना बातचीत होनी चाहिए। रोजाना होना थोड़ा मुश्किल है, कल तो खैर नहीं हो पाएगा आगे आने वाले दिन में, लेकिन आज अभी थोड़ा सा वक्त जरूर मुझे मिला है। और बस वही कष्ट वही होता है कि मैं ऐसे समय में जनरली टीवी ऑन करके या दूसरे माध्यमों से जो भी खबरें चल रही है उसको मैं नहीं देख पाता हूं। नहीं तो फिर समय मिले तो क्यों नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं जुड़ना चाहूंगा। जी, पहली खबर झारखंड के 5 लोगों से जुड़ी हुई आ रही है, जिनको किडनैप कर लिया गया है अफ्रीका के किसी देश में। ये क्या करने चले गए वहां पे सर? ये नाइजर में है, यानी अफ्रीका के भी कई देशों में हमारे मजदूर काम करते हैं, और नाइजर जैसे देश में हमारे देश के अधिकांश लोग को यह भी नहीं पता होगा कि नाइजर और नाइजीरिया 2 देश है। नाइजर साहेल क्षेत्र का रीजन है, जिसकी हम चर्चा बार बार करते रहे हैं, बुर्किना फासो और माली के साथ। और वहां पे मुख्य रूप से जो आतंकी हैं, जो बचे हुए हैं खासकर उत्तरी क्षेत्र में, उनके वह आईएसआईएस के लोग हैं या तालिबानी लोग हैं। और इन लोगों ने यह बड़ा मतलब एक तरह से फिल्मी तरीके से हुआ। ये लोग भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बस से, पीछे से मोटरसाइकिल से लैश होकर, गन से एक चला रहा है, पीछे गन लेके चल रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। अंततः बस जो है सो किसी बालू वाले जगह में आके फंस गया, ब्रेकडाउन हो गया, और इसमें ये 5 पकड़े गए हैं और नेचुरली फिरौती मांग रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो भी आईएसआईएस के तालिबान के लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि भारत के, वह भी उसके गरीब राज्य के बीमारू का हिस्सा एक तरह से कहें तो मान के चले। और उस 5 मजदूरों को बेचारे जो कि अपना देश छोड़ के, परिवार छोड़ के और कुछ मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, क्यों इनको परेशान करना है? जी, मेरा सवाल कुछ और है सर। क्या वहां पर इतनी खुशहाली थी कि ये लोग अपने यहाँ की मजदूरी, अरे ठीक है दिल्ली आ जाते, पंजाब चले जाते, गुजरात चले जाते, महाराष्ट्र चले जाते, ऐसी खतरनाक जगह क्यों चले गए? यहां से थोड़ा ज्यादा मिलता है, यहां तो निश्चित है आने जाने की व्यवस्था, और वहां से उम्मीद कुछ और अलग। जो एजेंसीज हैं नौकरी दिलाने की बात करते हैं, कुछ और दिखा के जाते हैं। वैसे दिल्ली, बिहार के पटना में, जो आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, रांची में, कहाँ नौकरियां हैं? वो ठेला लगा के खड़े रहते हैं, दूसरों के गालियां खाते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं। झारखंड के लड़कियों को फुसला के बहला के देखें तो दिल्ली के आधे से अधिक क्षेत्रों में दूसरे घर की नौकरानियां बनी पड़ी हैं, और बीच में एजेंसीज काम करती हैं, उसके ऊपर भी वह पैसे कमा रहे हैं। जी, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जब लोग इजराइल जाने से नहीं डर रहे हैं, वहां पे नौकरियां मिल रही हैं, और यहाँ संसद में, विधानसभा में खड़े होकर उस पर भी 56 इंच का सीना फुला के दिखाया जाता है कि हम वहां नौकरी दिला रहे हैं, तो लोग तो जाएंगे, उन्हें जिंदगी जीनी है, पैसा तो चाहिए। यदि वास्तव में नरक है तो भारत में अभी नरक है, इसके लिए मर के जाने की जरूरत नहीं है। जो आप कह रहे हैं सही है। जी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है बांग्लादेश से। अभी तक तो हमारे यहाँ पे ऐसी खबरें चलती थी कि भैया पुरुष आयोग बनाओ, लेकिन अब बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि महिला आयोग खत्म करो, महिलाओं के अधिकार सीमित करो। वहां के जो घोर दक्षिणपंथी हैं, जो धार्मिक आधार पे अपनी सत्ता चमकाना चाहते हैं, सत्ता माना चाहते हैं, उनका कहना है कि महिलाओं की बराबरी की क्या बात कर रहे हो, यह धर्म के खिलाफ है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि धर्म किसी भी रूप में हो, चाहे वो कितना भी प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, वह कहीं ना कहीं से महिलाओं के खिलाफ है। जी, कल हम लोगों ने बात की थी ऑस्ट्रेलिया के चुनाव को लेकर, और आज नतीजे भी आ गए, और नतीजे कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है चुनाव जितवा रहा है सत्ताधारी पार्टियों को। कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी वही पार्टी वापस आ गई जो सत्ता में थी।
दो चीजें तो नजर आ रही हैं कि इसलिए कि ट्रंप के जो जितने अधिकारी या मंत्री हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अति दक्षिणपंथी पार्टियां जीते, जैसे जर्मनी में है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी वहां करके है। हालांकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में इनकी बातें ना चल चल पाई, लेकिन इसका खबर में मैं इतना ही कहूंगा कि अल्बानिया के जो नए प्रधानमंत्री, यानी पहले भी थे, दूसरा टर्म है उनका, अल्बानी जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, वो इस खुशी में अपनी शादी करने जा रहे हैं। गजब। लेकिन उनके बारे में मीडिया बड़ा छाप रहा है कि बड़े गरीब के बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ चाय वाले की बात की जाती है। गरीब के बच्चे हैं तो ठीक है, यह तो मतलब फैक्चुअल फैक्ट है, इसमें हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन वो अब काम किसके लिए कर रहे हैं? बहुत सारे गरीब के बच्चे दुनिया में दूसरी जगहों में कहते हैं कि मेरी माँ टोकरी उठाती थी, मैं ये काम करता था, मैं पॉलिश लगाता था दूसरों को। लेकिन आज किस हालात में रह रहे हैं? वह छोटे मोटे पूंजीपतियों से भी बेहतर स्थिति में रह रहे हैं। 7 स्टार होटल की फैसिलिटीज उनके सामने शर्मा जाए, जो उनके फोटोग्राफी प्रपंच और जो तांडव हो रहे हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी वह लाखों नहीं करोड़ों हर रोज उन पर खर्च होता है, और वह अपने वर्ग के साथ धोखा कर चुके हैं। अल्बानीज भी उनमें से एक है। जी, क्या ये सिर्फ एक अपवाद तो नहीं है कि लोग कह रहे हैं जी ट्रंप की वजह से सत्ताधारी लोग फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर में भी सत्ताधारी पार्टी वापस आ गई है। ये हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा काम कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे से कई बार विदेशी मुद्दे भी काम कर जाते हैं। जहां तक सिंगापुर की बात है, आश्चर्य यही कि वहां के शुरुआती दौर से 1965 में वह स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद से उसी की सिंगापुर की जो पीपुल्स पार्टी या कुछ है, वही अभी तक लगातार सत्ता में बनती आ रही है। और तानाशाही तरीके से वहां पे कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं चुनावी तरीकों पे। उनको कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पटना में मैं हूं, मेरा वोटर लिस्ट यहाँ पे है पूर्वी पटना के लिए, और जब वोट देने जाता हूं तो पता चलता है पश्चिमी पटना में मेरा नाम ट्रांसफर हो गया और वहां के लिए वोट दे रहा हूं। और दूसरा यह भी होता है कई बार कि एक वोट में 5-5 ग्रुप को होता है, जिसमें तथाकथित रूप से अल्पसंख्यकों का भी अधिकार होता है। कहें तो डेमोक्रेटिक रूप से एक सही चीज है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह तोड़फोड़ इसलिए है कि जो सत्ता में पार्टी है वो लगातार जीतती रहे, यानी चुनाव कहीं भी स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। जी, चलिए पहलगाम से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और पहला जो अपडेट है वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है और उसी पर चर्चा करना बेहतर होगा। बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। ये खुशी की बात है कम से कम उस बीएसएफ जवान के लिए और उसके परिवार के लिए, जो कि बंदा अभी पाकिस्तान में अभी भी कैदी है, और उसकी पत्नी भाग दौड़ मचा रही है, बंगाल से दौड़ते हुए बेचारी पठानकोट तक आई हुई। पता नहीं अभी क्या स्थिति है, क्या उन्हें बताया गया है। लेकिन इसके पकड़ने से निश्चित है कि हमारा बीएसएफ का जवान अब सुरक्षित होगा, देखभाल होगी, और अदला बदली होना ही होना, आज नहीं तो कल, भले ही टाइम लगे, शायद महीना लगे, 2 महीना लगे, स्थिति जब शांतिपूर्वक होएगी तो उस आधार पर होएगी। वैसे पाकिस्तान के लिए मौका था, पहले छोड़ देता तो हमारे लोग भी जल्दी छोड़ देते। अब दोनों का आदान प्रदान होगा, यानी बराबरी के आधार पर होगा। पाकिस्तान का यदि पहल होता है कि हमने तुम्हारे तरफ यह कदम उठाया है, वह अब चूक चुका है। जी, यहाँ पे स्थिति को समझना चाहता हूं मैं सर, ये बीएसएफ ने खुद फैसला लिया या जो है सरकार ने कहा बीएसएफ से कि भाई तुम भी कुछ ऐसा करो तभी तो बैठ के डील हो पाएगी? सरकार ने कहा या ना कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हवा वैसा है, और बॉर्डर से उसके रेंजर्स के लोग दिया गए हैं। कोई जरूरी नहीं कि बीएसएफ ने पकड़ा हो, आर्मी ने पकड़ा हो, जो भी हो वहां पे जो भी हमारे मतलब फौजी भाई हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे मान लीजिए कि चीन से लगे हुए बॉर्डर पे आईटीबीएफ हो, तो ये बहुत सतर्क रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग नॉर्मल जवानों से बेहतर होती है जो पीस एरिया में रहते हैं। नंबर 3, इनके आर्म्स सबमिशंस भी पैरामिलिट्री में होने के बावजूद भी बेहतर होती है। चौथे, आर्मी के साथ बड़े ही मिलजुल के काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं, कमांड आर्मी का ही होता है। और इसलिए उन्होंने शायद मौका मिला है, या नहीं पता है कि अंदर जाके घुस के पकड़े हैं या बॉर्डर पे वो गलती से हमारी तरफ आ गए, लेकिन पकड़ लिया है। और बराबरी मतलब यहाँ पे इक्वेशन बराबर हो गया दोनों तरफ। जी, चलिए बीएसएफ के जवान को भले ही ना छुड़वा पाए हो पाकिस्तान से, लेकिन सीआरपीएफ के एक जवान की नौकरी जरूर खत्म कर दी है, क्योंकि उसकी पत्नी पाकिस्तानी निकली है। ये दुर्भाग्य है। पत्नी निकली है तो भाई बताओ, उसको करो, उसका जो भी तुम इस्तेमाल करना चाहो, तो दिखाने का मौका है कि भाई हम इतने उदार दिल हैं। इसके कारण उसकी नौकरी आप खत्म कर दो, ये कोई बात नहीं बनी। यानी हर तरह से आप जबरदस्ती हमारे लोगों पर, भले ही वह जवान क्यों ना हो, यह थोपते हो कि वह किससे शादी करेगा, क्या कपड़ा पहनेगा, क्या खाएगा।
किस तरह की बातें बोलेगा मीडिया, सोशल मीडिया पे, और उसके बाद कहते हो कि हम विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं। जी। क्या उसका नाम आसिफ खान है इसलिए उसको बर्खास्त करना, टर्मिनेट करना आसान था? मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन संभवतः ये अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को या अंध भक्तों को दिखाना चाहते हैं कि इसलिए हमने ऐसी कार्रवाई की है, और लोग बड़े खुश हैं सोशल मीडिया पे। जी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, लेकिन यही नहीं पता चल रहा भाई क्या बात की। अब वही आश्चर्य की बात है कि इस बातचीत में मात्र दिखावा ही था क्या, या ऐसी बातचीत हुई कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी बातें सुनाई और एक दूसरे से सहमत नहीं हुए, इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट जैसी कोई बात नहीं हुई, या दे नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। और अभी के हालात में बात जहां तक करने की बात है, कोशिश तो यही होनी चाहिए एकमात्र कि कैसे भारत पाकिस्तान के संबंधों को फिर बेहतर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से पूरा शोर मचा रहा है और एटॉमिक बॉम्ब यूज करने की बात ऐसे कर रहा है जैसे पटाखे फोड़ने वाले हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हर जगह से यहां प्रवेश कर चुकी हैं। ईरान का भी विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमारे यहां भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय नेता जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड के, वो हमसे बात कर रहे हैं। यूएनओ का दखल अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन वह सामने आ रहा है। यानी स्वतंत्र रूप से हम चाहें तो हम पाकिस्तान पर आक्रमण कर दें, वह हम मौका खो चुके हैं। एक छोटा सा था कि घुस के मारेंगे या एक खास स्पेशल ऑपरेशन करेंगे, वह भी मौका तुम खो चुके हो। पाकिस्तान बहुत सतर्क हो चुका है। 22 से लेके आज 3 तारीख हो गया, यानी 8, 10, 12 दिन होने वाले हैं, तो हम आगे अब कुछ कर सकने में समर्थ नहीं है, वह मौका गंवा चुके हैं। लेकिन मीडिया तो बहुत कुछ कर रहा है। मीडिया एक रिपोर्ट निकाल के ले आया है कि पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है उसका शारीरिक शोषण हुआ है और उसका बलात्कार कर डाला है सेना के एक अधिकारी ने, और उसको किस तरीके की चोटें आई हैं बाकायदा एक महिला एंकर के जरिए बतवाया जा रहा है इंडिया टीवी पर। खैर, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। जिस रूस के विजय दिवस में जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकार कर चुके हैं, राजनाथ सिंह भी अपने आप को साइड कर चुके हैं, वहां का विदेश मंत्री हमारे यहां भी बात कर रहा है, पाकिस्तान से ही बात कर रहा है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है क्या रूस? बेगानी शादी तो बिल्कुल नहीं है। रशिया कहें तो मिलिट्री रूप से सेकंड वर्ल्ड पावर है, आज थर्ड तो कम से कम है, यदि चाइना को हम नंबर 2 मान लेते हैं तो। और उनके विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री या पाकिस्तान से बात करते हैं, तो रशिया निश्चित रूप से चाहेगा कि यहां पे वॉर अभी ना शुरू हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसके ऑलरेडी तोते उड़ चुके हैं। जिस तरह से भी, जैसे भी युद्ध शुरू हुआ, याद होगा जैसे युद्ध शुरू हुआ था हमास के साथ, विदेश मंत्री यानी यही लावरोव जिनकी बात कर रहे हैं, वो ईरान पहुंच गए थे और संभवतः उन्होंने आगे युद्ध बढ़ने से रोका था। तो उनका मतलब होता है यहां बात करने का, और यह भी इन दोनों के बीच में बात होगा कि भाई आप में ना, आपके ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ना आपके रक्षा मंत्री आ रहे हैं, क्या बात होगी। क्योंकि अभी अचानक झटका लगा, यूक्रेन जो अलग से करना चाह रहा है, अमेरिका के ट्रंप कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं विजय दिवस पे। वहीं पर देखें तो इस विजय दिवस में जहां तक बात है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और यहाँ के दूसरे सर्बिया के प्रेसिडेंट, ये दोनों भी नहीं आ रहे हैं कि अमेरिका से वापस आते तथा कथित रूप से बीमार पड़ गए हैं। अभी से बीमार पड़ गए, कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, इसका कोई मायने नहीं। तब तक तो तुम ठीक हो जाओगे अब, और तुम्हें वहीं से केवल सर्बिया से मॉस्को पहुंचना है, यानी बहुत लंबा फ्लाइट भी नहीं है, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से अमेरिकी दबाव यूक्रेन का दबाव है कि बेचारे को अमेरिका में कुछ खिला दिया आते ही उसको आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जो भी है, तो पूरी कोशिश हो रही है। आप देखेंगे कि अमेरिकी साम्राज्यवाद इजराइल और यूक्रेन के साथ मिलकर हर तरह से, यानी उसको आइडियोलॉजिकल कहें, फिजिकली कहें, उस विक्ट्री दिवस को जिसके अंदर में सोवियत यूनियन का रेड आर्मी होता था और जिसके कारण नाजीज हारे, मुख्य रूप से कारण थे, उसको ये लोग दरकिनार करके कुछ और दिखाना चाहते हैं। और जो भी है, इस पे बात करेंगे अगले सेगमेंट में जब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की, लेकिन अभी पहलगाम वाली खबरों पे बने रहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री कल पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दोनों देशों के बीच सबसे पहले मध्यस्थता की बात की थी, तो उनका दौरा क्या इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होगा? बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी CIA और मोसाद, इनका भी कहीं ना कहीं से पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा केवल पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध का है, या पाकिस्तान और भारत के भड़कते रिश्तों को लेकर है, या ये लोग चुपचाप
वहां भी बात करेंगे कि भाई तुमने एटम बम बना लिया, हम यहां तक पहुंचे, आगे क्या करें। क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी आएंगे, उन मुद्दों पे बातें होंगी। और पाकिस्तान से वो कहेंगे कि तुम भी इस्लामिक देश हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अलग थलग क्यों पड़े हुए, अमेरिका की क्यों पिछलग्गू बन रहे हो। तो इन दोनों की मीटिंग जो होगी, प्रोबेबली यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलेंगे, चुपचाप हो या सामने हो, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल सही। केवल मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि इंडियन ओशन के लिए, साथ साथ पूरे ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और कल एक महत्वपूर्ण विशेष सत्र भी बुलाया पाकिस्तानी संसद का, वहां के राष्ट्रपति ने, देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ तस्वीरें आ रही हैं सर लंदन से, भारतीय दूतावास के बाहर जिस तरीके से वे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, और उसमें मुसलमानों के साथ साथ सिख भी शामिल बताए जा रहे हैं, और वहां की पुलिस उनको रोकती तक नहीं है, और उस पर हमारे यहाँ जिस तरीके का सन्नाटा है, सरकार ब्रिटेन से बात तक नहीं कर रही है कि किस तरीके की बदतमीजी तुम्हारे यहाँ पे लगातार होती रहती है। इसे आप कैसे देखते हैं? भारत की विदेश नीति जो भी है, हम काफी बात कर चुके हैं। प्रेजेंट हालात में जो भी स्थिति है, अमेरिका इंग्लैंड से वो अपनी स्थिति और जो संबंध है और खराब नहीं करना चाहते हैं। तनावपूर्ण थोड़ा सा अंदर ही अंदर है, क्योंकि अमेरिकी बोल जो अभी आजकल नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कुछ और आ रहा है, उस तरह से भारत के पक्ष में नहीं है जैसे शुरुआत के पहले 1-2 दिन में बोला था, या जिस तरह से चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। जहां तक दूतावास के सामने की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पहले हो चुका है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और उनके बोलने का अधिकार है, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं। जरूरत पड़ने पर पैलेस्टीन के पक्ष में होता है, वहां पे पूरे डंडा बरसाते हैं, बंदों को पकड़ के उठा के ले जाते हैं। लेकिन हमारे खिलाफ यदि हो रहा है, सिखों या मुसलमानों के द्वारा यदि हो रहा है कुछ खास सेगमेंट के लोगों का, वहां पे वो खामोशी बरतते हैं, इसका मतलब है कि जानबूझ के उसे बढ़ावा दे रहे हैं या दरकिनार कर रहे हैं कि जो तुमको करना है करो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे मुसलमानों की जगह अगर हम कहें कि वो पाकिस्तानी हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुस्लिम कहना कुछ अजीब हो सकता है, जैसे कोई खास समुदाय के लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिख वाले तो अपने खालिस्तान की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं आए दिन। अब इसी बीच एक खबर और है सर, CR पाटिल जो हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ना जी, जब तक पहलगाम का मसला हल नहीं होता ना, मैं ग्लोबल अवार्ड नहीं लूंगा। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं सर। अब कुर्बानी का खाक है, इनको मिलना है तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। जहां तक इसकी बात है, यह मौका मिल रहा है अपने आप को दिखाने के लिए कि कितने बड़े तथाकथित रूप से देशभक्त हैं, तो क्यों चूकेंगे। जहां भी होगा, जैसे भी होगा, हर जगह है लोग बोलेंगे। अब पाकिस्तान के ट्विटर का खास है, मान लेते वहां प्रधानमंत्री का भारत में बैन कर दिया, तो यह दिखाने के लिए बहुत बड़ा मतलब एक कदम ले लिया, लेकिन इसका कोई मायने नहीं बनता है, कुछ खास इसका अर्थ नहीं बनता है। वैसे जैसे पाकिस्तान के टिकटॉक को हमने बंद कर दिया था, जब पाकिस्तान में, सॉरी, चीन के, जबकि उस बॉर्डर पे लद्दाख में हमारी उनके साथ मारपीट हुई थी और कुछ हमारे सैनिक शहीद हुए थे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कह रही हैं कि मोदी जी ने यूट्यूब, ट्विटर और तमाम जगह कार्रवाई करके इतना जबरदस्त दबाव बना दिया है कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। खैर, अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन जंग कर। यहाँ जो बड़ा अपडेट है, जो लोग जा नहीं रहे हैं, उसके पीछे मुझे जो लग रहा है सर, वो ये कि पुतिन ने कहा कि भैया 72 घंटे का एक तरफा हम सीज फायर कर देते हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो लोग इस डर से भी तो नहीं जा रहे होंगे ना, पता चला हमला कर दिया, कोई मर गिर गया वहां पे। नहीं, इसका डर तो बहुत मिनिमम है, क्योंकि मॉस्को का एयर डिफेंस और यूक्रेन के रास्ते से जो भी आए, सीधे आए, उसके घूम के ऊपर से या नीचे से आए, पूरी तरह से एयर डिफेंस एक्टिव होगा, काफी जबरदस्त होगा। 100% तो खैर कुछ भी सुरक्षित नहीं होता है, लेकिन 99% से अधिक वह सुरक्षित होगा। नंबर 2, उनके एयरबॉर्न जहाज भी होंगे जो किस तरह के आने वाले ड्रोन से या उनके मिसाइल्स को मारने के लिए तैयार होंगे, तो हर तरीके से वह होगा। और उसके डर से नहीं, बल्कि कुछ और कारण है, और वह कारण जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, वह है अमेरिकी जियोनिस्ट रिजीम और यूक्रेन के द्वारा इन पर दबाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के देशों में डाला जा रहा है कि तुम बच जाओ। जी देखो, हमने समुद्र से हमला करके रूस के CS-30 को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन जब ऐसे दावे करता है तो क्या डर नहीं पैदा होता सर जाने वालों के दिमाग में? क्रीमिया पर बहुत जबरदस्त आक्रमण हो रहा है, और जहां तक साउथ सी की बात है, कुछ हफ्तों से, मैं कहूंगा बहुत समय से, लेकिन कुछ हफ्तों से ऐसा नजर आ रहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन्स का दबदबा है, और वहां पे UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहें, या अनमैन्ड सी व्हीकल, या
अनक्रू, जिसमें क्रू नहीं है, सी सरफेस व्हीकल या बोट है, इनका काफी मात्रा में वहां पे, मतलब 150 हर रोज जा रहा है। 120 130 मारे जा चुके हैं। और जिस सुखोई 30 की बात कर रहे हैं, या उस क्षेत्र में फ्लाइंग कर रहा था, और वहां पे इन्होंने सी सरफेस से अनमैन्ड उससे मिसाइल उन्होंने छोड़ा है और उसको मार गिराया है। और ये तो 2-3 दिन पहले की बात आप कर रहे हैं। कल भी इन लोगों ने संभवतः एक और हवाई जहाज मार गिराया, या तो जमीन पे या हवा में, जहां पे है। यहां पे रशिया के लिए भारी पड़ रहा है, जहां तक क्रीमिया और ब्लैक सी या इनका जो सटा हुआ जो क्षेत्र है उन एरिया में। जी, क्या वाकई में यूक्रेन की आर्मी इतनी ट्रेंड है, या पर्दे के पीछे कोई और ही काम कर रहे हैं? रूस का तो खुल जाता है कि वहां पे जो है ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान के, वहां पे जो है उत्तर कोरिया के सैनिक लगे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन का तो कभी ऐसे खुलता नहीं है। यूक्रेन का निश्चित है कि इसके पीछे अमेरिका है, वो पूरी तरह से चल रहा है। बाइडेन के समय से लेकर ट्रंप के समय तक 1 हफ्ते के लिए तथाकथित रूप से रोका गया था ट्रंप के द्वारा, दबाव डालने के लिए, रेयर अर्थ के लिए, कि भाई जितना हमने पैसा दिया है, खर्च किया है, उसका कुछ हिस्सा तो हमें वापस करो, हमने इन्वेस्ट किया है। बाई द वे एक और चीज बता दूं कि CIA के भूतपूर्व चीफ ने अभी एक बयान में कहा है कि हमने यूक्रेन को इतना ही अस्त्र शस्त्र दिया है, हमने, मतलब उसमें यूएस है, पूरा नाटो है, और बाकी सब लोग हैं, जैसे साउथ कोरिया या जापान जो लोग हैं, ताकि यूक्रेन लड़ता रहे, यूक्रेन ब्लीड करता रहे और रशिया को ब्लीड करवा, यानी उसके खून का मतलब जो हो रहा है वो होता रहे। लेकिन इतना नहीं दिया है कि यूक्रेन जीतने लगे, कारण कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है रूस की तरफ से। तो यह तो बिल्कुल पूरी तरह से ओपनली सामने आ गए कि किस बेशर्मी से ये लोग वॉर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और रूस को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। और अब इसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेटो, अमेरिका, सबके यूएवी केवल इसकी बस की चीज नहीं है कि इतनी ताकतवर वह एक, और वो भी एडवांस यूएवी ऐसा जो कि भी रशिया उसको काउंटर कर सकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हुआ है। जी, चलिए, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। आपने तो इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया और बता दिया कि ये कितने बड़े अत्याचारी हैं, लेकिन ट्रम्प तो लगता है लोग समझ नहीं रहे हैं उनको, वो तो बेचारे पॉप बन गए हैं अब। अब ट्रंप जो है, देखिए, जोकर, ये जितने भी तानाशाह होते हैं, फांसीवादी होते हैं, नाजीज होते हैं, यह मुख्य रूप से अज्ञानी, अंधविश्वासी होते हैं। इनका एकमात्र एक ही गुण है कि बोलने में बहुत तेज होते हैं, माहिर होते हैं, चाहे वो मुसोलिनी रहा हो पहले के जमाने में, हिटलर रहा, वो अभी ट्रंप नजर आ रहा है, जेलेंस्की भी स्टैंड अप कॉमेडियन रहा है, और तथाकथित रूप से जैसे अपने अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का लिया, पहले के भी बहुत गरीब थे, है ना, उनकी भी माँ हो सकता है बेचारी, किसी के घर में काम करती हूँ, बड़ी मुश्किल से पढ़ी लिखी है, लेकिन और हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ भाषणवीर हैं। भाषणवीर हमारे यहाँ भरे पड़े हैं लोग। और ये लोग जो है मुख्य रूप से एक कायर होते हैं, लेकिन दिखाना चाहते हैं। अब वह पोप बनना चाहते हैं। एक तो मजाक में कह दिया कि भैया पोप कौन बनेगा, तो हमसे बेहतर कौन है, लेकिन अब वास्तव में देखिए, खुद का बंदा कोई और करता, उसका एलॉन मस्क करता, खुद ही अपना पोप जैसा वेशभूषा करके बना के, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता सही में पहन के फोटो खिंचवाए हो, मुझे नहीं मालूम, लगता वैसे AI का ही है, और वो करके डालता है। यानी पोप वो आदमी बनता है जिसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी हो चुकी है। पोप वो बनता है जो कि इस तरह की राजनीति से अलग हो, जो कि पूरी तरह से राजनीति में घुसा हुआ ही है, उस तरह के करता है। ना ही इसका जो बैप्टाइजेशन हुआ है, जो पोप के लिए जरूरी है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये लोग कुछ भी अपने आप घोषित, यह भी घोषित करने वाला होगा कुछ दिन में, आ सकता है भाई मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरे को तो गॉड ने भेजा है, जीसस क्राइस्ट ने भेजा है तुम्हारे ऊपर करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे बताया गया। चलिए, अगली खबर का रुख करते हैं। एलन मस्क गांव बसा दिए सर, पूरा स्टार बेस के नाम से। हाँ, वहां के जो भी था, एक छोटा सा जगह था, स्टार बेस नामक जगह था, तो वहां के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, 170 से अधिक, 160 से अधिक लोगों ने स्टार बेस माना, क्योंकि उनको उम्मीद है कि एलन मस्क के नाम के या उनके कंपनी के नाम से आता है, तो बहुत सारे पैसे आएंगे, डेवलपमेंट होगा, वगैरह वगैरह होगा, चमचागिरी है। और जहां तक एलन मस्क की बात है, 2022 यानी 2-3 वर्ष पहले से लगे हुए थे कि इस नाम पर होना चाहिए। तो अब ये लोग तो सीधे की सीधे मंत्री भी बन रहे हैं, पूरा मीडिया इनके कंट्रोल में, सोशल मीडिया इनके डायरेक्टली इनका उससे फायदे कमा रहे हैं, इनके नाम पर जगहों के
मतलब नाम बदले जा रहे हैं, या पुराने जमाने के वैसे जो इनको ये सही मानते हो वो लाए जा सकते हैं। नाजीज के फोटो और उनके जितने चिन्ह हैं वापस यूक्रेन में नजर आ रहे हैं, छुपे छुपे रूप में कनाडा में आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के कई देशों में वापस आ रहे हैं। हमारे देशों में पुराने जमाने के लोग जो अंग्रेजों के चमचे थे, जो हमारे देश के स्वतंत्रता के खिलाफ थे, उनको हीरो बनाया जा रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं और आम जनता, मेहनत का आवाम पीछे हट रही है, जमीन खोती जा रही है, क्योंकि हम लोगों की एक सही में एक क्रांतिकारी पार्टी नहीं बन पा रहा, उभर पा रहा है। और इसीलिए हम जमीन खोरी, इसलिए नहीं कि जनता नहीं लड़ रही है, जनता पूरी तरह लड़ने को तैयार है। और जब भी मौका मिलता है, पूरे विश्व में देखें, लाखों लाख की संख्या में सड़कों पर आती है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कल हमने देखा बेगूसराय में वक्फ कानून के खिलाफ किस तरीके से लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन कुछ लोगों में तो रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है सर। मैक्सिको की राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि वो अपने यहाँ पे अमेरिका की सेना नहीं आने देंगी। चिनबॉन, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण तो खैर है ही है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपने कहा, और हिम्मत वाली है, तथाकथित रूप से वामपंथी भी है। और ट्रंप ने इनको फोन करके कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ जो ड्रग कार्टेल्स है ये वो, उनको तुमसे कंट्रोल नहीं होता है, वहां से रिफ्यूजीज हमारे देश में आ रहे हैं, कहो तो मैं अपनी सेनाएं भेजता हूं। तो इन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपको जरूरत नहीं, धन्यवाद। हमारी जहां तक सॉवरेंटी की बात है, सार्वभौमिकता की बात है, यह बिकाऊ नहीं है और हमारा अपना है, इसको इसके ऊपर हम कोई भी मतलब आंच नहीं आने देंगे, इसलिए आपका धन्यवाद, जो भी हमारा हम खुद देख लेंगे। और ट्रंप ने संभवतः उसके बाद से बेचारे को जो डंडा लगा, उसके बाद से पोप बन के अपना फोटो बाजार में बेच रहे हैं। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। कल हमने बात की थी माइक वॉल्ट्ज की, जो एनएसए था अमेरिका का, उसको यूएन में राजदूत बनाकर ट्रंप ने भेज दिया। हम लोगों ने बताने की कोशिश की थी कि जो रक्षा मंत्री को बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, लेकिन अब खबर कुछ और सामने आई है कि गुप्त रूप से नेतन्याहू के साथ मीटिंग कर रहा था, जिससे नाराज हो गए ट्रंप बाबा। अब ट्रंप अकेले हर चीज कंट्रोल करेंगे संभव नहीं है। ठीक है, इनके जो विदेश मंत्री हैं वह बिल्कुल इनके कथनानुसार करते हैं। एलॉन मस्क भी थोड़ा मोड़ा इधर हटके बाइलाजिनी की बात करते हैं, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका मायने है कि अमेरिका के साथ साथ विश्व में जितने भी धन जो पड़े हुए हैं, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं या है भी, तो हम उसको लूट लें। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ही मतलब होता है। अब इनके जहां तक डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो भी है, वैसे नेतन्याहू को जाना था शायद अजरबैजान या कहीं, उन्होंने भी उसको कैंसिल कर दिया। बहुत सारी चीजें मतलब जो सामने आ रही है, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है जो हमारे सामने नहीं आ रही है। हमारा लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो ये चीजें होती हैं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी मौका मिले, जो वास्तव में घटित हुआ, जो कारण उसके पीछे क्या, उसको समझे, इसके पहले कि हम आगे निर्णय क्या लें कि हम किस तरह से इनका विरोध कर सकने में सक्षम हो। जी यहाँ पे सिर्फ मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ सर, कि ऐसा लगता है कि जैसे आजकल ये नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे फिल्में रिलीज की जाती हैं, उल्टी सीधी वेब सीरीज, बस नया क्या है, अगली वेब सीरीज क्या है, ऐसा ही खबरों में हो गया है। लोग खबरों पे ना रुकना जानते हैं ना समझना जानते हैं, जबकि खबरों पे रुकना समझना बेहद जरूरी है, पीछे पलट के देखना भी बेहद जरूरी है। खैर, इसी के साथ एक खबर की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री इजराइल पहुंच रहा है। क्या वो इसलिए पहुंच रहा है कि ट्रंप का दौरा होने वाला मिडिल ईस्ट का, या कुछ और कहानी है? ट्रंप का दौरा तो महत्वपूर्ण है ही है, और ट्रंप ने यह भी कहा दिया था कि नेटो यदि अपने पैसा नहीं लगाते हैं, खर्चते हैं इस युद्ध में, यूक्रेन के युद्ध में, तो वह दौरा भी नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल यहाँ की जो वॉन उर्मिला या जो है यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल हेड है या जो भी है, उन्होंने कहा था कि यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका भी जो है वह यूक्रेन से अलग हटके अपने सैन्य सामान या ताकतें विश्व के दूसरे कोने में लगाना चाहती है। यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद अपना केवल करवट बदल रहा है, जैसे अजगर करवट बदलता है वैसे बदल रहा है, ना कि उसके चरित्र में कोई अंतर आ रहा है। और वह करवट साफ हमें दिख रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे चीन के अगेंस्ट में, और मिलिट्री फ्रंट में मिडिल ईस्ट में वह वहां पे कब्जा करना चाहता है, चाहे वो गाजा पट्टी और दूसरे हो, और मजबूती से वहां आना चाहता है, और वहां के जो भी तेल है उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। और इसलिए वहां के डिफेंस मिनिस्टर का एडवांस में दौरा, या जो भी मंत्री आते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, और जो उनका मेन मोहरा है वह एडवांस उसका मिलिट्री बेस है, जो बार बार कहता हूं, वह इजराइल है। तो नेचुरली वहां की दौड़ भाग इसी सिलसिले में है। जी
एनएसए पर जिस तरीके से ट्रंप ने कार्रवाई की और उसके बाद चौथे दौर की जो बातचीत होने वाली थी ईरान के साथ रोम में, वो रद्द की गई। क्या इन दोनों को साथ जोड़ के देख सकते हैं? ईरान के राष्ट्रपति का आज ये बयान भी वैसे आया कि भैया बातचीत रद्द हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। बहुत सारे मुद्दे होंगे, इसमें संदेह नहीं। उसमें यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह नहीं कि ईरान को कैसे रोका जाए एटम बम बनाने से। यदि वास्तव में ईरान बनाने के मुहिम पर पहुंच चुका है, कुछ हफ्तों की बात है, हो सकता है बना भी चुका हो, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि उसके द्वारा और जो रेसिस्टेंट फोर्सेस है और उसका जो बढ़त है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूएवीज, ड्रोन्स और उसके नेवल फोर्सेस जो बढ़ रहे हैं, उसको कैसे बर्बाद किया जाए, ये मुद्दा है। तो यह तो नेचुरली जब ये दोनों देश के उच्च प्रतिनिधि बात करेंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो या डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल पर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, तो इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है जी। इजराइल को जवाब देने के बजाय, जबकि राष्ट्रपति के महल के बगल में हमले हो रहे हैं और सीरिया पर लगातार हमले हो रहे हैं, सीरिया ने फिलिस्तीन समर्थित बताकर एक संगठन के नेता तलाल नाजी को पकड़ लिया है। अब सीरिया का जो चरित्र है वह सामने आ चुका है। शुरुआती दौर में ही हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, जब वहां के एसटीएस का प्रमुख, जब वहां का लीडर बना था, और उसके बाद ही था कि यह ऐसी चीजें होंगी। और हम देख रहे हैं, यह खुलेआम सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये लोग 100% या 90-95% से अधिक भी यह लोग वही काम कर रहे हैं जो अमेरिका चाह रहा है या इजराइल चाह रहा है। और इजराइल जो भी इसका रिस्ट्रिक्शन था, कम से कम सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम काम करता था, इनका हवाई जहाज या मिसाइल आता था, अब तो बेधड़क बिना मतलब रोक टोक के जहां मर्जी वहां मार रहा है। और जो भी रेसिस्टेंस फोर्सेस वहां थी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, वह मुख्य रूप से अब डीजनरेट करके एक टेररिस्ट आउटफिट बनता जा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बन रहा है, कोई सेंट्रल कंट्रोल ना रह गया है। इस जहां तक सीरिया की बात है, बहुत बुरे दिन उसके सामने ऑलरेडी नजर आने लगे जी। हिजबुल्लाह कह रहा है कि सीरिया को विभाजित करने की, खंड खंड करने की कोशिशें इजराइल के जरिए की जा रही है, यानी कि वो तो प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन जो तुर्रम खां बन रहा था तुर्की, वो खामोश बैठा इस पूरे मामले पर। क्या इसलिए क्योंकि ट्रंप आने वाला है, नाराजगी नहीं लेनी है? नाराजगी तो नहीं ही लेनी है, अलग से उसको डांट भी पड़ी हुई कि ज्यादा उछलो मत तुम, हम तुम्हें F-16 दे रहे हैं, हम तुमको कुछ ना कुछ महत्व दे रहे हैं, जहां तक मिडिल ईस्ट की जियो पोलिटिकल सिचुएशन की बात है, मिलिट्री की बात हम दे रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ से तेल का जो नया पाइपलाइन बनेगा, जो सीरिया से होके गुजरेगा, उसका एक ब्रांच तुम्हें भी देंगे, या तुम्हारा ब्रांच इसमें आके जुटेगा, यहाँ से हम यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों को बेचेंगे। तो वो नजर आ रहा है, ताकि ऊपर से एक बहुत बड़ा गाजर लटक रहा है कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना देंगे, जिसके लिए हमारे एर्दोगन साहब बहुत दिनों से बेचैन है। तो उनका लक्ष्य बहुत साफ, उनका लक्ष्य कहीं से भी पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए नहीं हो, बीच में बोलना होता है, एक जुमला होता है, वह बोल रहे हैं और कोई बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे इस्माइल हानिया को अपने यहाँ बुलाइए, डिनर पार्टी कराइए और फिर दिखाइए कि वाकई में हम फिलिस्तीन के हक में खड़े हैं, और बाद में जब उनकी हत्या हो जाए, इजराइल द्वारा खुल्लम खुल्ला कर दी जाए, उस पर अपनी जबान तक मत खोलिए। फिलहाल आपने वह तमाम चीजों पर रोशनी डाली, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।